तो यह आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए यह आप लोग का प्रश्न पत्र है, जो कि जो स्टूडेंट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका खंड अ है और सामान्य ज्ञान पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया था उसमें यह था कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो सार्क का सदस्य नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और आपका मालदीव दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आप लोग का कि देखिए म्यांमार जो है वह सार्क का जो है वह सदस्य नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो सार्क इनको हम लोग हिंदी में अगर बात करते हैं तो दक्षेस के नाम से जानते हैं हम लोग इनको। ठीक है, दक्षेस के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, जिनमें अगर हम बात करते हैं तो कुल 8 देश यहाँ पर हैं। ठीक है, कुल 8 देश इसमें शामिल हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपकी 8 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 8 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी और सबसे कह सकते हैं नया जो देश इसमें शामिल हुआ है वह जो शामिल हुआ आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान सबसे न्यू जो देश है वह आपका इसमें कह सकते हैं सार्क देशों में आप लोग का शामिल हुआ अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 2 पे। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1985, 1986, 2012 या फिर 2013। तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा कि आप लोग का 2012 में यह नियम आया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 से प्रभावी भी आप लोग का हो गया था। अगर यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न इस पर पूछता है कि प्रभावी कब से हुआ था तो 14 नवंबर 2012 से आपका प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 3 पे। दिया है कि 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की थी। वित्तीय प्रौद्योगिकी, लोन विभाग की, इंटरनेट विभाग की या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर आपका 3 का सही आंसर होगा ए, यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी यहाँ पर स्थापना की गई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोग के सेशन हो रहा है। भारत ने सबसे ज्यादा जो निर्यात है वह किस वित्तीय वर्ष में आप लोग का किया था। 2018-19, 2019-20, 2020-21 या फिर 2021-22। तो चौथा का सही आंसर होगा आपका डी, 2021-22 में की जो दूसरी तिमाही थी। ठीक है, दूसरी जो तिमाही थी इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि वित्तीय लेन देन इन्होंने किया था, जो कि जो वित्तीय लेन देन था वो आपका उत्पादन स्तर पे, रोजगार पे और वित्तीय स्थिति पे आपका आधारित था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। विश्व की सबसे लंबी जो सुरंग है जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है उसका आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, पीर पंजाल, अटल टनल, चेनानी नासरी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 5 का सही आंसर होगा आपका बी, अटल टनल यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, यह क्या करती है, यह टनल मनाली को लेह से जोड़ती है। ठीक है, मनाली को क्या करती है, आपकी लेह से जोड़ने का यह कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी को, गोदावरी को, कावेरी को या फिर आपका नर्मदा को। तो देखिए गोदावरी नदी को यहाँ पर वृद्ध गंगा कहा जाता है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी यह आपकी नदी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 7 पे। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया था। जैन धर्म के द्वारा, हिंदू धर्म के द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा या फिर आपका सिख धर्म के द्वारा। तो सही आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म के द्वारा इसको बताया गया था। देखिए बौद्ध धर्म में क्या है कि आपके 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं और इन्हीं 4 आर्य सत्यों में एक आपका था कि सर्वम दुखम। ठीक है, सर्वम दुखम आपका दूसरा जो था वह समुदाय, तीसरा निरोध और चौथा आपका था मार्ग। तो इस प्रकार से आपके कुल 4 आर्य सत्य थे जो कि बौद्ध धर्म में बहुत प्रचलित हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस जो आपका है वह 21 मार्च को आप लोग का मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अगर बात करते हैं यहाँ पर विश्व वन दिवस जो आप लोग का यहाँ पर मनाने की संकल्पना थी वह 2012 से शुरू हुई थी। ठीक है, 2012 से यह आपकी शुरू हुई थी।
प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं कि दिया है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, 22 जून को, 25 जून को या फिर 28 जून को। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ए, यानी 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आप लोग का विश्व योगा दिवस भी आप लोग का मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 1 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या फिर आपका 22 अप्रैल को। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो स्थापना की गई थी, मनाना शुरू किया गया था, वह 1948 से यह आपका मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 से। प्रश्न नंबर 11 देखिए दिया हुआ है, उर्वशी के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, भरत मुनि, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर होगा आपका उर्वशी के जो लेखक हैं वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का 12 यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? विजय लक्ष्मी पंडित ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, महात्मा गांधी ने या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर होगा आपका बी, मौलाना अबुल कलाम ने यह आपकी पुस्तक लिखी थी। मौलाना अबुल कलाम हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री आपकी यह रह चुके हैं, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 दिया हुआ है आप लोग का यहाँ पर कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं, अमीश त्रिपाठी हैं, रुपिंदर सिंह है या फिर आपका सलमान रुश्दी हैं। तो 13 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी, जो कि भारतीय ब्रिटिश लेखक हैं। ये आपका इन्होंने 1981 में ये आपका लिखा था, 1981 में इन्होंने लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 14 पे। दिया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1495, 1500, 1510 या फिर 1520 में। तो पुर्तगालियों ने जो यहाँ पर अधिकार किया था वह 1510 में इन्होंने अधिकार यहाँ पर कर लिया था। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने जो अधिकार किया था वह किसको हरा कर किया था? तो इन्होंने गोवा का एक मतलब जगह है जिसका नाम है आपका बीजापुर। ठीक है, बीजापुर को इन्होंने, बीजापुर के जो शासक थे, इनका शासक का नाम था यूसुफ अली शाह। ठीक है, यूसुफ अली शाह इनका शासक, इस जगह के शासक का नाम था, और इनको ही जो पुर्तगाली थी इन्होंने हरा करके यहाँ पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो यहाँ के जो प्रथम गवर्नर थे वह अल्मोडा थे। ठीक है, फ्रांसीसियों का प्रथम जो गवर्नर था वह कौन था आपका भाई? तो अल्मोडा था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा अपने। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। देखिए प्रश्न नंबर 15 यहाँ पे बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 11 को, अनुच्छेद 12 को, अनुच्छेद 22 को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 में सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई भी आपका नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करते हैं कि इन्होंने अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 को यहाँ पर संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 आपका होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग का 16। दिया है कि आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से नहीं है? तो देखिए एक एक करके मैं आप लोग बता दूं कि अनुच्छेद 352 का जो संबंध है आपातकाल की घोषणा से है। ठीक है, क्या है आपकी? आपातकाल की घोषणा से है। और अनुच्छेद 353 का अगर बात करते हैं कि यह भी आपका जो घोषणा होती है इसके जो प्रभाव होता है उस प्रभाव के बारे में यहाँ पर जिक्र है। 356 में जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उपबंध का यहाँ पर जिक्र है, उपबंध का यहाँ पर जिक्र है, आपातकाल के उपबंध का। अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल का है। ठीक है, किसका? वित्तीय आपातकाल का है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 360 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 17। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को, गोवा बंदरगाह को, मुंबई को या फिर कांडला को? तो 17 का सही आंसर होगा ए, यानी कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न में हम लोग 18 पे। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है आप लोगों से कि इंडियन फुटबॉल सुपर लीग जो 2022 में आप लोग का हुआ था उसका खिताब किसने जीता था? तो उसका जो खिताब था वह हैदराबाद एफसी ने जीता था, जो कि इसने किसको हराया था भाई? तो यहाँ पर इसने 3-0 से यहाँ पर अपनी जीत दर्ज की थी केरला ब्लास्टर को हरा करके। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19। देखिए दिया हुआ है जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे उनका प्लेन क्रैश में मौत हो गया था।
जिसके बाद इनको एक पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार का जो नाम है वह आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 20 पे। देखिए प्रश्न नंबर 20 कह रहा है आप लोगों से कि पंडित रमाशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित रमाशंकर जो संबंधित हैं वह सितार वादक से संबंधित हैं। ठीक है, किससे? सितार से आपके संबंधित हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 21 पे। दिया मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? रजत है, कांस्य है, तांबा है या फिर आपका लोहा है। तो 21 का सही आंसर होगा सी। सबसे पहले इन्होंने तांबा का प्रयोग किया था और सबसे पहले मनुष्यों ने 10,000 साल पहले इनका प्रयोग किया था। ठीक है, 10,000 साल पहले इसका प्रयोग किया गया था। किसका भाई? तांबा का प्रयोग किया गया था। अब आते हैं प्रश्न हम लोग 22 पे। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? भारत, आयरलैंड, इंग्लैंड या फिर मेसिडोनिया। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी, यानी मेसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं कि मेसिडोनिया जो पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो पूर्व नाम था वह स्कॉप्जे नाम था। ठीक है, स्कॉप्जे यह आपका पूर्व नाम था। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यह आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता था लास्ट ईयर कि स्कॉप्जे जो है उसका बदल करके मेसिडोनिया हो गया है, इसलिए वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की थी। तो इनका जो जन्म हुआ था 1910 को इनका जन्म हुआ था। किसका? मदर टेरेसा जी का। प्रश्न नंबर 23 पे देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है आपका? पटियाला में, लखनऊ में, सफदरगंज में या फिर आपका कोलकाता में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटियाला पंजाब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका स्थित है। प्रश्न नंबर 24 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग का, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि और भी आप लोग को क्लियर दिखे। देखिए दिया हुआ है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर आपका कर्नाटक। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वह आपका सी सही होगा, यानी आंध्र प्रदेश यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आप लोग का 25 दिया हुआ है कि थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू जो आपकी राजधानी है वह भूटान की है। किसकी भाई? आपकी भूटान की राजधानी है, जिसे हम लोग थिम्पू के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग थिम्बू भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार लोग थिम्बू या फिर थिम्पू के नाम से भी इसको जानते हैं। प्रश्न नंबर आपका 26 दिया है कि 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? ए.यू. ह्यूम ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना हसरत मोहानी ने या फिर मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। तो 26 का जो सही आंसर होगा वह सी सही होगा, आपका मौलाना हसरत मोहानी आपका सही आंसर होगा। इन्होंने ही सबसे पहले अहमदाबाद में जो 1921 में आप लोग आयोजित किया गया था अहमदाबाद में, वहां पर इन्होंने इसके लिए आवाज उठाई थी अहमदाबाद। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 27। प्रश्न 27 का है किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार आपका दिया जाता है? निर्देशन के लिए, गायन के निर्माण के लिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 27 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, निर्माण। स्पेशली मैं बताना चाहूंगा कि सत्यजीत रे जो थे वह भारत के सुप्रसिद्ध निर्देशक थे, लेकिन यह जो पुरस्कार दिया जाता है वह आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में आपका दिया जाता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि यह जो शुरुआत हुई थी, यह कब शुरुआत हुई थी? तो 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी भाई? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड की शुरुआत हुई थी। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 28 पे। देखिए प्रश्न नंबर 28 का रहा है आप लोगों से कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, थॉमस एडिसन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या फिर जेम्स वाट ने। तो 28 का सही आंसर होगा आपका ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, और इन्होंने जो आविष्कार किया था वो 1875 में इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, 1875 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 29 दिया कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का सीधा अर्थ है आपका बुद्ध, धम्म जिसको धर्म बोलते हैं, और संघ होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 30 पे। देखिए प्रश्न नंबर 30 का रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सभी को पता है सबसे प्राचीन वेद जो है आपका वह ऋग्वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद को जो हम लोग क्या बोलते हैं? स्तुति ज्ञान के नाम से इसको, ऋग का मतलब होता है आपका स्तुति या फिर आपका ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। प्रश्न नंबर 31 बोल रहा है कि बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो बीसी राय है अवार्ड है यह किसके नाम पर दिया जाता है भाई? तो यह विधान चंद्र राय जी के नाम पर दिया जाता है, और स्पेशली अगर बात करते हैं किस क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में यह आपका दिया जाता है। आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 32 पे।
दिया है कि पहली औद्योगिक क्रांति कहां पे हुई थी, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर आपका जापान। तो 32 का सही आंसर होगा बी, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आप लोग की शुरू हुई थी। कब भाई, तो 1760 में आपकी औद्योगिक क्रांति यहां पर शुरू कर दी गई थी। उसके बाद जो आपकी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी वह महाद्वीपीय यूरोप में, फिर उसके बाद आपका अमेरिका में चला गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। दिया है कि इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर मतलब जहां पे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, तो ओपेरा पे हम लोग सर्च करते हैं, फायरफॉक्स पे सर्च करते हैं, क्रोम पे सर्च करते हैं, लेकिन आपका आउटलुक पे नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। दिया है कि स्कूल शिक्षा से संबंधित है, यानी कि जो हमारी स्कूल शिक्षा है उससे संबंधित कौन सी है, एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटी या फिर आरसीआई। तो सही आंसर होगा आपका ए, एनसीईआरटी। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि वर्तमान समय में क्लास 6 से लेकर के 12 तक आप लोग को कहीं भी जाएंगे आईएएस की तैयारी करने के लिए, तो वहां बोला जाएगा कि क्लास 6 से लेकर 12 तक आप लोग एनसीईआरटी की तैयारी करिए, एनसीईआरटी किताबों को पढ़िए, तभी आप लोग आईएएस के लिए तैयारी हो पाएगी आप लोग की। तो यहाँ पर एनसीईआरटी जो है आप लोग की स्कूली शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। दिया है दिसंबर 2021 में पराग अग्रवाल को किसका सीईओ नियुक्त किया गया था। तो यह नियुक्त किया गया था आपका ट्विटर को, लेकिन जैसे ही एलन मस्क यहाँ पर ट्विटर पे आए, उन्होंने पराग अग्रवाल को सीईओ के पद से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। दिया हुआ है आप लोग का कि केप का फुल फॉर्म क्या होता है। केप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यह आपका सही आंसर होगा 36 का। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 37 का। देखिए 37 का क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए भारत का नहीं पूछा है बल्कि विश्व के बारे में पूछा हुआ है। तो विश्व में जो आपकी पहली महिला जो आपकी सबसे पहले गई थी वह आपकी कौन थी भाई, तो जुनको ताबे था। ठीक है, इनका क्या नाम था, जुनको ताबे या फिर तबेई के नाम से भी इनको जाना जाता है, ताबे या फिर कहिए इनको तबेई। ठीक है, दोनों इनको बोल सकते हैं। और इन्होंने कब यहाँ पर शुरू किया था, तो इन्होंने 1975 में यह चढ़ाई की थी, 1975 में यह इन्होंने चढ़ाई की थी। अब बात करते हैं अगर भारत में, तो भारत में सबसे पहले बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 38 पे। देखिए दिया हुआ है एनसीटी की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, 1993, 1994, 1995 या 1996। तो 38 का सही आंसर होगा आपका ए, 1993 आपका सही आंसर होगा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो कि आपका एनसीटीई है, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 17 अगस्त 1995 को हुई थी, 17 अगस्त 1995 को हुई थी। अभी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अधिनियम के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इसलिए यह आपका 1993 होगा। ठीक है, 1995 नहीं होगा, 1995 इसकी स्थापना हुई थी और किस अधिनियम के तहत, तो 1993 अधिनियम के तहत हुई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग का यहाँ पर 39, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 हरनाज सिंधु ने जीता, यह कहां पे आयोजित हुआ था। अभी 2022 में भी आपका आयोजित किया गया था, यह भी आप लोग को मैं होमवर्क देता हूं कि बताइए कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 कहां पे आयोजित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 39 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा आपका, तो यहां पर सी होगा, इजराइल में आपका यह आयोजित किया गया था। यह आपका जो प्रतियोगिता था वह 17वां आपका भाग था। ठीक है, 17वां आपका यह भाग था। और इस बार जो आपका हुआ है, इस बार जो हुआ है वह आपका 71वां, यानी कि 2022 में आपका जो मिस यूनिवर्स हुआ है, ठीक है, 2022 में वह आपका 71वां हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 40 पे। देखिए प्रश्न नंबर 40 क्या बोल रहा है आप लोगों से कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया, 1952, 1976, 1986, 1990। तो 40 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी 1990 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 देखिए दिया हुआ है, उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, मुनव्वर राना को, चंद्रभान ख्याल को, सलमान रुश्दी को या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 41 का सही आंसर होगा आपका बी, चंद्रभान ख्याल को यहां पर दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 42 पे। देखिए प्रश्न नंबर 42 बोल रहा है आप लोग से कि पूर्णतावाद क्या है, व्यक्ति की चिंता की विशेषता, आत्म मूल्यांकन, एक व्यापक व्यक्तित्व शैली, उपरोक्त में से सभी। तो 42 का सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त आपका सभी होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43 पे। देखिए प्रश्न नंबर 43 कर रहा है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, राजा राम मोहन राय की या फिर मालवीय जी की। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी, स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है,
अब आते हैं प्रश्न नंबर 44, दिया है कि ई संजीवनी की शुरुआत कब हुई थी आपकी। तो ई संजीवनी की जो शुरुआत हुई थी भाई आपकी नवंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नवंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 45 में, दिया है कि आपका हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि है वह किसे कहा जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु को, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को, अंबिका दत्त व्यास को, या फिर राहुल सांकृत्यायन को। तो 45 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 46 का, दिया है ऑकस और क्वाड दोनों देशों में शामिल देश कौन से हैं। तो देखिए ऑकस पहले हम देश बताते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये से होता है आपका अमेरिका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अमेरिका, यहाँ पे हो गया। इसके बाद जो आपका आता है अमेरिका के बाद आपका इंग्लैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इंग्लैंड, यानी किंगडम इंग्लैंड हो गया आपका। इसके बाद जो आपका तीसरा देश है, ठीक है, इंग्लैंड के बाद आपका जो तीसरा देश है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑकस में ये आपके 3 देश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वाड के बारे में। अब क्वाड में जो 3 देश हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा कि पहला जो है आपका क्वाड में वह है आपका यूएसए, यानी आपका अमेरिका हो गया। इसके बाद आपका भारत हो गया, यानी इंडिया। ठीक है, इसके बाद जो आपका देश आता है वो आपका जापान है। फिर यहां पर जो अगला जो देश है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये समझिएगा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे आपका केवल आपका अमेरिका दिया हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया दिया होता तो ऑस्ट्रेलिया को भी हम लोग सही करते हैं, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 47 पे। देखिए प्रश्न नंबर 47 कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा शॉक्ड रहेंगे कि जीके में आप लोग का मैथ क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% की आवश्यकता है। एक स्टूडेंट ने कुल 50 अंक प्राप्त किए और 10 अंक कम होने के कारण वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, तो कुल मार्क्स आपको बताना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए लेट कर लीजिए आप लोग यहाँ पर कि जो मान लीजिए कि यहाँ पर अधिकतम जो छात्र हैं वो आपके कितने हैं, एक्स हैं। ठीक है, एक्स है अधिकतम छात्र, और एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक, अर्थात यानी कि यहाँ पर 0.4x यहाँ पर प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, 0.4x। अब यहाँ पे बोला है कि वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से उत्तीर्ण होता है, यानी यहाँ पर आपका 40 + 40 कर दिया है। यही आपका रूल लागू किया गया है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.4x इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। अब इसको जब x का इक्वल टू करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमें 200 प्राप्त होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 48 पे। देखिए प्रश्न नंबर 48 जो दिया है वह आपका मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 28 सितंबर को, 10 अगस्त को, 20 जुलाई को, या फिर आपका 28 जून को। तो यह 21 में बदला गया था, और 21 में जो बदला गया था वो 28 सितंबर 2021 में इसे बदला गया था। ठीक है, वैसे अगर हम बात करते हैं कि मिड डे मील की जो शुरुआत हुई थी वह 1995 इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर इसका जो नाम बदला गया था वो 2021 में इसका नाम बदल गया था। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 49 पे। देखिए प्रश्न नंबर 49 कर रहा है कि सबसे बड़ी कुश्ती अकेदमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा, भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा, या फिर भारतीय रेल के द्वारा, या फिर दिल्ली सरकार के द्वारा। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, भारतीय रेल के द्वारा यह आपका बनाया जा रहा है। और आपका 50वां और आखिरी क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कहां पर है। ठीक है, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, या फिर आपका दिसपुर। तो सही आंसर होगा आपका आइजोल। आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य, या फिर आपका अर्थ। तो देखिए बाबू यहाँ पर ध्वनि के जो लिखित रूप होता है उसे हम लोग वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, वर्ण के नाम से जानते हैं। और किसी भी भाषा के वर्णों के जो समूह होता है उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। समझ गए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 52 पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर 50 तक जीके का प्रश्न पूछा जाता है, और 51 से लेकर 100 तक जो आपका पूछा जाता है वो आपका रहता है हिंदी। तो प्रश्न नंबर 52 दिया है कि दयालु शब्द क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, या फिर आपका क्रिया विशेषण है। तो 52 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका बी सही होगा, यानी आपका विशेषण यहाँ पर सही है। ठीक है,
देखिए ये प्रश्न जो है आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, क्योंकि आप लोग को अंदाजा भी लगेगा कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। जैसे 53वां जो क्वेश्चन पूछा गया वो सघोष नहीं है। ये सभी जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 53 क्वेश्चन, ये आपका वर्णमाला से संबंधित है। अब वर्णमाला में आपका घोष सघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें सघोष नहीं है, यानी कि जब जहां भी नहीं शब्द लगा हो वहां पे समझ लीजिए कि उसका जस्ट अपोजिट पूछा है, यानी कि सघोष नहीं अर्थात आपसे घोष के बारे में पूछ रहा है। तो 53 का जो सही आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा, ए सही होगा। क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि देवनागरी के जो लिपि होती है उसमें पहला जो वर्ण होता है वो आपका अघोष होता है, यानी कि यहाँ पर सघोष नहीं है, मतलब आपका अघोष पूछा हुआ है। तो अघोष क्या होता है ये समझ लीजिए पहले, ठीक है। अघोष ये होता है कि जिस भी वर्ग का पहला और दूसरा जो आपका वर्ण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। जैसे क ख च ठ या फिर आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि क च ट ये सभी क्या है आपके पहला अक्षर है सभी वर्ग का। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपको 54 पे। देखिए बहुत ही आराम से आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझ सके। तत्सम नहीं है अर्थात आपसे तद्भव के बारे में पूछा गया है। तो 54 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी सही होगा। कपूर, कपूर एक क्या है आपका तद्भव शब्द है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका तत्सम रूप क्या होगा, ठीक है, इसका तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा भाई, तो इसका तत्सम रूप होगा आपका कर्पूर होगा, ठीक है। क्या होगा आपका कर्पूर, यहाँ पर इसका तत्सम रूप होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 55 पे। प्रश्न नंबर 55 पूछा है कि ओष्ठ का व्यंजन है। देखिए ओष्ठ क्या है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोग को आंसर बताता हूं। तो ओष्ठ जो होते हैं वो आपके प होते हैं, फ ब भ और आपके मा होते हैं। जिसमें से आप लोग देख लीजिए कौन सा आपका यहाँ पर मिल रहा है, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन मिल रहा है, म यहाँ पर ओष्ठ व्यंजन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 56 पे। बोला है कि कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, यानी कि बिहारी बोली नहीं है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा 56 का वह ये सही होगा। छत्तीसगढ़ी जो है वो आपका बिहारी नहीं है। क्या है आपका छत्तीसगढ़ी जो है वो आपका बिहारी नहीं है। बिहारी हिंदी वर्ग में यह आपकी नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 57 देखिए क्या दिया हुआ है आपका कि तत्सम का उदाहरण नहीं है। देखिए आपसे प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है कि लगातार आपका ट्विस्ट करके प्रश्न पूछ रहा है। जैसे तत्सम का उदाहरण नहीं है, यानी आपको तद्भव के बारे में पूछा हुआ है, अग्नि, अंधकार, आंवला या फिर कपाट। तो 57 का सी सही आंसर होगा, क्योंकि आंवला जो है वो आपका क्या होता है तद्भव होता है। क्या होता है आपका तद्भव, यानी यहाँ आपका अगर हम बात करते हैं आंवला का जो तत्सम रूप होगा वह क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आंवला का जो तत्सम रूप होगा वह आमलक होगा, ठीक है। क्या होगा आमलक, यहाँ पर तत्सम रूप होगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। 58 दिया है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं। यह प्रश्न बहुत ही सारा ही मतलब उस बार जो पेपर हुआ था 2022 में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु को यहाँ पर सही आंसर मान रहे थे। लेकिन हिंदी का जो पाणिनि है यह आपका किशोरीदास वाजपेयी जी सही आंसर होगा 58 का, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका यह प्रश्न है ये आपका जीके में भी पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है केवल आपका हिंदी में ही एक प्रश्न आएगा। उसी साल यानी कि 2022 में ही 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके हिंदी और जीके दोनों ही सेक्शन में आप लोग के पूछे गए थे, ठीक है। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं, तो किशोरीदास वाजपेयी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 59 देखिए दिया हुआ है कौन सा सही है, यानी कि यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए, इन 4 वाक्य में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा आपका जो सही होगा वाक्य की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हाथी पानी पीता अर्थात यहाँ पर हाथी क्या है भाई, तो यह आपका पुलिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे हाथी पानी पीती है ये आपका सही नहीं होगा, क्योंकि हाथी जो है आपका पुलिंग होता है। पुलिंग हाथी का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका हथिनी होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 60 पे। देखिए प्रश्न नंबर 60 कर रहा है कोमलता क्या है। कोमलता क्या है यहाँ पर, तो सही आंसर होगा यह कोमलता क्या है विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 61 उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, दिया है कि विस्मय का स्थायी भाव किस रूप में होता है। विस्मय यानी कि विस्मय का स्थायी भाव किस रूप में होता है यह हमें बताना है। तो 61 का सही आंसर होगा डी अद्भुत के रूप में हमें होता है। किस रस का होता है, तो सिंपल सी बात है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है आपका विस्मय होता है। प्रश्न नंबर 62 देखिएगा। देखिए पर्यायवाची बहुत ज्यादा यहाँ पे पूछा गया था लास्ट ईयर, पर्यायवाची और आपका यहाँ पर तद्भव और तत्सम। तो 62 में हम देखते हैं कि पतंग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, फिर से आपका नहीं पूछा गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए सूर्य, पक्षी, किरणा या फिर सेना। तो 62 का जो सही आंसर होगा आपका वह डी सही होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि सूर्य, पक्षी, किरणा ये सभी के सभी पतंग के पर्यायवाची हैं, ठीक है, और सेना जो है आपका नहीं है। अब आते हैं प्रश्न में हम लोग 63 पे। दिया है कि निम्न में कौन सा असंगत है। असंगत यहाँ पे आपको बताना है,
तो 63 में हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि यहाँ पर ग्रह और उपग्रह के बारे में पूछा गया है आपसे, ग्रह और उपग्रह के बारे में आपसे पूछा गया है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर आप लोगों का कि जो ग्रह है वो आपका शनि ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति भी आपका ग्रह है और शुक्र भी आपका ग्रह है, जबकि चंद्रमा जो है वो आपका उपग्रह है, ठीक है, क्या है आपका उपग्रह है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 64 पे। देखिए प्रश्न नंबर 64 बोल रहा है आप लोगों से कि धरती का पर्याय क्या होगा, यानी कि पर्यायवाची क्या होगा धरती का, नारायणी, विगलता, विपुलता या फिर विगलता। तो 64 का सही आंसर होगा आपका ए, नारायणी जो है वो आपका धरती का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नारायणी का अगर हम पर्यायवाची देखें तो यहाँ पर हरिप्रिया, श्री इंदिरा, कमला, पद्मा, रमा, ये सभी के सभी क्या है आपके यहाँ पर नहीं है। नारायणी का यहाँ पर्यायवाची यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है आप लोग का कि कीर्तिलता में किस शहर का वर्णन किया गया है, ठीक है। कीर्तिलता में किस शहर का वर्णन आपका किया गया है, यह आपको बताना है। काशी का, जौनपुर का, कश्मीर का या फिर आपका हरियाणा का। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कीर्तिलता। तो कीर्तिलता जो है वो आपकी विद्यापति सागर की, यहाँ पर विद्यापति जी की सबसे प्रमुख रचना यहाँ पर है, विद्यापति जी की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यह जो विद्यापति जी की रचना है, इसमें कीर्तिलता में जौनपुर एक नगर है, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा की गई थी, ठीक है, किसकी, जौनपुर नगर की। साथ ही यहाँ पर इस रचना में गोमती नदी के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, गोमती नदी के बारे में भी आपसे बताया गया है इस जो विद्यापति जी की रचना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 66 दिया है कि पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पूरब और दक्षिण के बीच का कोण क्या कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण क्या कहते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आग्नेय, ईशान, वायव्य या फिर नैऋत्य। तो सही आंसर होगा 66 का ए, आग्नेय इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 67 देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पर कि चरण कमल बंदो हरिराय इस काव्य में कौन सा अलंकार है। तो 67 का यहाँ पर बी सही आंसर होगा, रूपक अलंकार है आपका, ठीक है, क्या है आपका, रूपक अलंकार। अब आते हैं प्रश्न नंबर 68 पे दिया है कि स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग आपका नहीं है, कान, हड़ताल, माधुरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 68 का यहाँ पर ए सही आंसर होगा आपका कि कान जो है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, कान क्या है आपका पुल्लिंग है यहाँ पर। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 69 पे दिया है कि आपका प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रत्युपकार अगर हम देखते हैं कि संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो इसके बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रति प्लस उपकार, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा प्रत्युपकार, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 70 पे। देखिए 70 क्या दिया हुआ है आप लोगों का कि जल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पुनः आपका पर्यायवाची से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि यह पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है। आप, वन, सलील और आप, ये सभी अगर हम देखते हैं कि 70 में आपका केवल वन जो है वो आपका जल का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि आपू, सलील, आप, ये सभी के सभी जल के पर्यायवाची हैं। अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि वन का पर्यायवाची क्या होगा भाई, तो इससे भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। वन का जो है आपका कानन, ठीक है, कानन भी होता है आपका वन का पर्यायवाची। साथ ही आपका बीहड़ होता है, ठीक है, क्या होता है, बीहड़। इसके अलावा आपका विटप भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जिसका ऑप्शन न ही आपका, जो ऑप्शन आपका सही लग रहा है उससे संबंधित चीजें भी आप लोग जरूर ध्यान रखिए। प्रश्न मैंने कहता दिया है कि बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है, बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो 71 का ये देखिए प्रश्न नंबर आपका 71 जो है फिर से दोबारा ये पूछा गया था लास्ट ईयर। तो कई बार स्टूडेंट जो थे वह क्या थे कि पहले क्वेश्चन जो आप उन्होंने आंसर दिया था, दूसरे क्वेश्चन उन्होंने आंसर अलग दिया था, इस तरह से उनके नंबर भी कट गए थे, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वह फिर भी मैं आप लोग को दोबारा कहूंगा कि कट ऑफ आप लोग का लास्ट ईयर बहुत कम गया था। तो आप लोग अपने केवल सीट सिक्योर करने के लिए जितना हो सके सही क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा 2023 में। तो 71 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डी सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ी जो है आपका बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न नंबर 72 देखिए दिया हुआ पिताजी को नमस्कार में कौन सा कारक है। तो पिताजी को नमस्कार यानी कि संप्रदान कारक यहाँ पे सही आंसर होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे करण लगाए थे, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे सभी स्टूडेंट कर्म को लगाए थे, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं होगा बल्कि संप्रदान होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 73 को देखिएगा, दिया हुआ है कि सिफारिश का समानार्थी शब्द बताइए। सिफारिश का समानार्थी शब्द बताइए, अभिशंसा, अभिशंसा, प्रशंसा, असंसा या फिर कोई नहीं। तो 73 का जो सही आंसर होगा वह डी सही होगा, कोई भी आपका आंसर यहाँ पर सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं सिफारिश का जो सही आंसर होगा वह आपका अनुशंसा होता है, ठीक है। सिफारिश का जो आपका पर्यायवाची होता है वह आपका अनुशंसा होता है,
ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका अनुरोध करना भी होता है, अनुरोध करना, ये भी इसका समानार्थी होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 74 पे। देखिए प्रश्न नंबर 74 बोला है कि निम्न में तद्भव नहीं है, आग, अंधकार, आंवला या फिर कपाट। पुनः देखिए ये प्रश्न आप लोग को दोहराया, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो लास्ट से दोहराए गए थे, जिसको खुद जो परीक्षा नियामक अधिकारी थे यूपी बीएड के जो लास्ट ईयर कराए थे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने खुद माना था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट किए गए थे वह गलती से हो चुके थे। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वह रिपीट होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत सोच समझ के दीजिएगा इस बार, ठीक है। प्रश्न नंबर 74 में हम देखते हैं तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, अंधकार शब्द का जो शब्द होगा वह आपका अंधेरा होता है, यानी कि बी हमारा सही होगा। अंधकार का क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तद्भव शब्द वह अंधेरा होता है, ठीक है, क्या होता है आपका अंधेरा। तो ये चीजें थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इससे आप लोग को ध्यान रखना होगा। प्रश्न नंबर 75 देखिए, मुहावरे का अर्थ नहीं है आंख लगना मतलब सो जाना, आंख लगना का मतलब होता है सो जाना। दांते काटे रोटी मतलब होता है गहरी, गहर जैसे कहते हैं ना कि राम और श्याम में दांते काटे दोस्ती है, यानी कि उनमें गहरी दोस्ती है। आंख खुलना यानी जग जाना, आंख चुराना यानी प्रेम करना, ये आपका गलत है क्योंकि इसका सही अर्थ नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आंख चुराना का जो अर्थ होता है वह क्या होता है कि नजर बचाना, ठीक है, क्या होता है आपका नजर बचाना, इसका सही अर्थ होता है, ठीक है, बचाना। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 76 पे। जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो कम बोलता हो उसे हम लोग सिंपल सी भाषा में मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मितभाषी या फिर अल्पभाषी, ठीक है, अल्पभाषी रहे या फिर मितभाषी रहे तो भी आपका वही आंसर होगा, ठीक है, मितभाषी या फिर आपका अल्पभाषी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 77 पे। देखिए 77 दिया हुआ है, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, मरने की इच्छा के लिए हम लोग मुर्मूसा का यूज करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। प्रश्न 78 कर रहा है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताना, एक शब्द यहाँ पे बताना है। देखिए पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे हम लोग अदित्यिका बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अदित्यिका। प्रश्न नंबर 79 देखिए दिया हुआ है आपका, अभिशाप शब्द का विलोम क्या होगा, तो अभिशाप शब्द का जो विलोम होगा वो आपका वरदान होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि वरदान का मतलब ही होता है आपका वचन होता है, ठीक है, क्या होता है आपका वचन होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग अभिशाप का वरदान करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 80 दिया है कि तपोवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए तपोवन का अगर हम बात करते हैं कि जो संधि विच्छेद होगा वह सिंपल से हमारा आंसर होगा ए, यानी कि तपह प्लस वन। और यह जो अगर हम बात करते हैं कि यह कौन सी संधि आपकी है, तो यह आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है, क्योंकि संधि के 3 प्रकार होते हैं, एक स्वर संधि, दूसरा विसर्ग व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि, तो यह आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आपका आएगा। प्रश्न नंबर 81, कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है आपका असंगत है, कबीर रहस्यवादी कवि थे, ये बिल्कुल सही है। काव्य रचना कबीर की मुख्य लक्ष्य था, ये आपका गलत है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य नहीं था, बल्कि जो कबीर दास जी थे उनका मुख्य जो लक्ष्य था वो आपका क्या था उनका, तो वह आपका भक्ति था, ठीक है, क्या था आपका भक्ति, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब आते हैं प्रश्न में हम लोग 82 पे। दिया है कि आच्छादन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आच्छादन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका आछ, ठीक है, आछ प्लस यहां पर आ प्लस छादन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 83 पे, बसंती हवा कविता के कवि नामक नाम क्या है, बसंती हवा जो कविता है इसके कवि का नाम आपको बताना है, कबीरदास, उदय प्रकाश, केदारनाथ अग्रवाल, अशोक चक्रधर। तो 83 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 84, यहाँ पे रचनाकारों से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो रचनाकारों के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। विशल देव रासो के रचनाकार कौन है, जगनिक या फिर यहाँ पर सारंगधर या फिर नलद सिंह या फिर नरपति नाहल, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, नरपति नाहल जो हमारे हैं वह सही आंसर होगा। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 85, उत्साह का स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है, रस से भी संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो 85 का सही आंसर होगा आपका डी, वीर रस यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपका 86, देखिए पुनः आपका लेखक और संबंधित रचनाओं से संबंधित आ गया कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना हुई है वह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हुई थी। यह भी प्रश्न आप लोग का रिपीट किया गया, यह आपका प्रश्न है जो है वह जीके में पूछा गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 87 देखिए दिया हुआ है, प्रसिद्ध पुस्तक उर्वशी के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या यशपाल जी, तो 87 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर सही आंसर होगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी को
उर्वशी के लिए ही सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। यह प्रश्न आप लोगों का 2019 में पूछा गया था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहाँ पे आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में दिया गया था, तो 1972 में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 88, अंताक्षरी का शुद्ध रूप क्या होगा, तो सिंपल सा वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंताक्षरी। आते हैं प्रश्न नंबर 89 पे, दिया है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका विस्मय होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 90, यह भी प्रश्न आपको देखेंगे कि रिपीट किया गया है, बौद्ध धर्म में तीन रत्न का क्या अर्थ होता है, त्रिपिटक, बौद्ध धर्म, बुद्ध धम्म या संघ, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों का जो जीके का सेक्शन था, ठीक है। प्रश्न नंबर 91 में आते हैं, अर्थछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अर्थछाप के पहले कवि आप लोग जान लीजिए कौन कौन थे, उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अर्थछाप के जो कवि थे उनके पहले जान लीजिए अर्थछाप की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी, तो अर्थछाप जो है वह महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य और उनके, ठीक है, वल्लभाचार्य और उनके जो मतलब कह सकते हैं कि पुत्र थे, ठीक है, उनके पुत्र का नाम था विठलनाथ, उनके पुत्र का नाम था विठलनाथ, इनके द्वारा अष्टछाप की रचना की गई थी, ठीक है। तो यहां बता दें कि अष्टछाप जो कवि थे इनमें चार ऐसे कवि थे जो कि विठलनाथ के थे और चार कवि जो थे वो आपके वल्लभाचार्य के थे। तो पहले हम वल्लभाचार्य की बात कर लेते हैं कि वल्लभाचार्य के जो आपके शिष्य थे उनमें इस प्रकार समझिएगा, सूरदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये चार थे। वही अगर हम बात करते हैं कि विठलनाथ में चार जो थे वो आपके गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यानी कि सुंदरदास किसी भी न वल्लभाचार्य के शिष्य थे न ही विठलनाथ के शिष्य थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 92 आते हैं कि वध्यागमन का संधि विच्छेद करिए, तो वध्यागमन का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका वधु प्लस आगमन हो जाएगा, ठीक है, वधु प्लस आगमन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 93, दिया है कि आंख का तत्सम शब्द क्या होगा, ये हमने अपने से आप लोगों को लिखा हुआ है कि ताकि बहुत सारा प्रॉब्लम ना हो। आंख का तत्सम शब्द क्या होगा, तो देखिए आंख का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है आपका अच्छी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 94, दिया हुआ है आप लोग का कि ध्वनि के समूह को क्या कहते हैं, जो ध्वनि का समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ध्वनि यानी कि वर्ण से संबंध जो आपका कह सकते हैं कि माला होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 95, दिया है कि नागमती किस महाकाव्य की नायिका है, तो नागमती किस महाकाव्य की नायिका है भाई, तो यह जो नायिका है वह हमारे किसकी है, पद्मावत की है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 96, दिया हुआ है कि अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए, जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो कम खाता हो, जो पकवान खाता हो, तो ऑप्शन नंबर सी जो कम खाता हो उसे हम लोग अल्पाहारी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 97 देखिए दिया हुआ है देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो आपका ब्राह्मी है। 98 देखिए दिया हुआ है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की यहाँ बात की जा रही है तो 14 सितंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र की आधिकारिक भाषा होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 99, अब आते हैं कि झूठ बोलने वाले के लिए शब्द बताइए, तो झूठ बोलने वाले के लिए मिथ्यावादी या शब्द आपका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 100 पे, दिया है प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, प्रकंपित व्यंजन जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका र प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को यानी कंप्लीट कर लिया जो 2000 आप लोग का 22 में पूछा गया था,